बेटा आप देखिएगा, अगर हम सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी निकालें, ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी मतलब जैसे पेन, कुछ भी ले लो, पेन है, इसका मास क्या है, यूनिफॉर्मली या कह सकते हो पूरी लेंथ में स्प्रेड है। अभी तक हम पॉइंट मास का निकाल रहे थे बेटा, अगर ध्यान दो, हम कहते थे ना ये मास यहां पर है, ये यहां पर है, यहां, तो सारे मास पॉइंट के फॉर्म में थे। लेकिन अगर मास किसी भी रिजिड बॉडी की ज्योमेट्री यानी लेंथ, वॉल्यूम और एरिया में स्प्रेड है, जैसे बोर्ड है, आपको मास सर हर जगह है, अगर इसका मास मान ली 10 किलो है तो हर जगह है, यहां यहां यहां, इन्हें हम रिजिड बॉडी कहेंगे। तो ऐसा केस में सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, यह कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, आप ऐसे भी इसे भी कह सकते हैं। एक बार देखिएगा, मान लीजिए रिजिड बॉडी है, इसका मास इस पे स्प्रेड है, ये रिजिड बॉडी है, इसका कुछ अपना मास है। अब आपसे बोला गया भाई ऐसा करो, इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करो, तो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम मान दिया एक्स वाई जेड से, ये आ गया। अब आप क्या करो, आप इस रिजिड बॉडी जिसका खुद का मास m के बराबर है बेटा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों से बढ़ता हुआ मान लो, सपोज इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, और एक छोटा सा टुकड़ा, ये पूरा बेटा यहाँ छोटा यहाँ छोटा, मतलब आप ऐसा मास को यहाँ 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 पूरे में स्प्रेड है, और इसकी वैल्यू मान लें dm के बराबर है। तो लेट अस अज्यूम द entire body is made by small elementary mass and one such a mass dm is taken here। अगर मैं तुमसे कहूं इसकी पोजीशन अगर ये r के बराबर, ये r के बराबर है अगर ये, तो ध्यान रखना, तो यहां पर अगर आप आए तो therefore देखिएगा हियर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास अगर हम इसे rcm से लिखें वो कैसे मिलेगा, आएगा इंटीग्रल r dm, ये r डिस्टेंस और ये जो मास है इसको इंटीग्रेट करो अपॉन इंटीग्रल dm। अगर एरो लोगे तो एरो पे चले जाएगा। तो अगर पोजीशन के बजाय अगर आप एक्स वाई में लिखें, सिमिलरली आप बताइएगा, सिमिलरली अगर मैं एक्सcm लिखूं तो क्या आएगा, इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm। तुम कहोगे लिमिट, लिमिट क्वेश्चन तय करेगा, ठीक है। YCM क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm, और ZCM क्या आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रल z dm अपॉन इंटीग्रल dm। अभी इनका एप्लीकेशन आएगा क्वेश्चन में, तब तुम्हें समझाएंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं और क्या इस्तेमाल है, ठीक है। तो जब रिजिड बॉडी हो तो हमें इंटीग्रेशन मेथड पे जाना पड़ता है, ठीक है। इसे लिख लो, हो गया। इसी जगह पे थ्योरेटिकल पार्ट और कर लेते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप ध्यान रखिएगा, अब अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसे हम VCM से लिख सकते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बेटा इससे बड़ा सिंपल सा बताइएगा, देखो सिंस हमने पहले पढ़ा था RCM का ये फार्मूला था, ये था M1R1 ये हमने पढ़ा था, ये हम जानते हैं, राइट। इस फार्मूले को आप 1 नंबर डाल भैया, ठीक है। अब एक चीज बताइएगा, ये क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, तो पता पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, यानी DRCM अपॉन DT करो तो VCM आ जाएगा। तो देखो डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम t, तो देखो ये आ जाएगा d/dt RCM। बेटा ध्यान रखना, डिफरेंशिएट उसे किया जाता है जो वेरी करता है, तो पता है M1 M2 ये वेरी नहीं करते हैं क्योंकि मास है, फिक्स होते हैं। R1 R2 वेरी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो M1 dR1 अपॉन dt,
इसको तो इंटीग्रेट करना नहीं क्योंकि ये तो सेम ही है, ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसे करना नहीं है। इंटीग्रेट उसे ही करें जिसे वेरिएबल है जो ये आएगा। तो देखो बेटा डी बाई डी आरसीएम क्या आ जाएगा, वीसीएम आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा देखो m1 और डी r1 अपॉन डी टी क्या हुआ, v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला अगर आप देखो तो आपको कोई याद करने की तो जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि तुम कहोगे जैसे m1 r1 था वैसे m1 v1, ठीक। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर। अब तुम्हारे मन में एक बात आएगी कि सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वीसीएम को फिर हम अगर डिफरेंशिएट कर दें टी के रेस्पेक्ट तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वही करने जा रहे हैं। अब आएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एसीएम से लिख रहे हैं, कैपिटल ए लिख रहे हैं। कैसे आएगा बेटा, इस इक्वेशन नंबर 2 को फिर से डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम टी, अगर हम टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, देखो इसे करते हैं, डी बाई डी टी वी सी एम, यहां देखो बेटा m1 dv1 अपॉन dt प्लस m2 dv2 अपॉन dt प्लस mn dvn अपॉन dt अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। ये आया, ठीक। ऊपर वाला ये हटा दो। तो बेटा देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का बड़ा सिंपल सा फार्मूला आया था, तो एक्सेलरेशन का भी वैसे आता है। देखो इसे लिख दोगे एसीएम, तो देयरफॉर एसीएम यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 a1। देखो बेटा ये dv अपॉन dt क्या हुआ, a1 a2 प्लस mn an अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn, ये आएगा। क्वेश्चन 3 आ गया, ठीक। ये आएगा। तो बेटा आप ध्यान रखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन, फार्मूले बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है। इतना लिख लो बेटा। हो गया, चल। अब इसी में अगर मैं तुमसे कहूं नेट एक्सटर्नल फोर्स, तुम्हें पता है बेटा जब किसी बॉडी के ऊपर, रिजिड बॉडी के ऊपर जब हम बहुत से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो तुमको डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में बताया था कि सारे फोर्सेस हम कहां पर लगाते हैं, सेंटर ऑफ मास पर। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको पता है, तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास, तो देयरफॉर फोर्स ये एक्सटर्नल फोर्स ऑन रिजिड बॉडी, ध्यान रखें रिजिड बॉडी ले रहे हैं। अगर हमने ले लिया रिजिड बॉडी का मास m लेते हैं, तो अगर F एक्सटर्नल मान ले या सिर्फ फोर्स मान ले, ये हमें निकालना है। तो अगर आप देखिएगा लेट m इज मास ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मास अगर m है, देन आपको पता नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो होता है m इंटू ACM, क्योंकि मास इंटू एक्सेल, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे हैं बेटा, इसमें कोई नई बात तो लगा नहीं। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कहां पर है, सेंटर ऑफ मास पे लगता है, एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ मास पे लिया जाएगा, ये बात आ गई। लेकिन इफ अगर हम ले लें F एक्सटर्नल इक्वल टू 0, अब जरा ध्यान रखिएगा किसी सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तो बताइएगा देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये 0 हुआ तो m ACM इज 0, इसका मतलब ACM इज 0,
और इसका मतलब जब एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब VCM इक्वल टू क्या हुआ गया बेटा, कांस्टेंट। यानी कि ये हुआ देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। बट एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। एक स्टेप और लिखना तो ऐसे लिख लो, आप लिख लो d/dt VCM इक्वल टू 0। और तो पता है जिस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही 0 होता है, इसका मतलब VCM कांस्टेंट है। अब आप बताइए किसी रिजिड बॉडी का या किसी सिस्टम का अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 लगे तो उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होती है। यानी वो सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी, यानी उस घटना से कोई एक कंडीशन वहां क्रिएट हो रही है, कुछ परिवर्तन हो रहा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम होती है। यानी कि अगर पार्टिकल शुरुआत में रेस्ट में था तो अभी भी रेस्ट में रहेगा, यानी कि उसका सेंटर ऑफ मास अभी भी रेस्ट में रहेगा। तो बात समझिएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट का मतलब है कि अगर उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उस घटना से पहले जितनी स्पीड से चल रहा था, घटना के बाद ही उसी स्पीड से चलेगा। तो इसका मतलब अगर घटना से पहले वो रुका हुआ था तो सेंटर ऑफ मास रुका रहेगा, यानी देयर विल बी नो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0। तो ध्यान रखना, दैट इज सेंटर ऑफ मास या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, बदलती नहीं है। इफ सिस्टम वॉज या इफ, हाँ सिस्टम ही लिख लेते हैं, सिस्टम वॉज initially at rest, then its position of center of mass does not change, बदलेगा नहीं। और ये ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल करके दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, राइट। तो ये सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो कुछ थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब ये जो जितनी ये बातें अभी बताई अभी इस जगह पर, अभी पिछले 5 मिनट 10 मिनट के लेक्चर में, इसको हम लोग कल अप्लाई करना सीखते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल इसके होते हैं। ठीक है, थैंक यू। चिल्ड्रन ये क्वेश्चन देखिएगा, न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं स्मॉल स्क्वायर इज रिमूव फ्रॉम ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए एज शोन। डायग्राम में इन्होंने बनाया है बेटा कि जैसे ये एक प्लेट है, आप देखिए ये स्क्वायर प्लेट है, इसका साइड क्या है, ए के बराबर, ये ए के बराबर है। और इसमें से एक ऐसी प्लेट बेटा, एक चौथाई हिस्सा ये रिमूव कर दिया जाता है, इट इज रिमूव्ड, ये रिमूव पार्ट, इसका साइड ये a/2 है। तो कहते हैं बताइए सेंटर ऑफ मास नई जगह कहा जाएगा। आपको सभी को पता है, जरा सोल्यूशन में आइएगा। देखो बेटा, जब ये पूरा प्लेट था तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर, तो इनिशियली COM इज एट O, क्योंकि आपको पता है यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है, इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो 0 0 लिख लें। अब आप देखिएगा ये जो एरिया हटाया गया है, अगर आप इसे हटा दो तो ये रिमेनिंग पार्ट बचा, ये वाला यहां से यहां तक, इसका सेंटर ऑफ मास कहते हैं लोकेट करो। तो इसका बेस्ट तरीका है कि पहले इस ओरिजिनल प्लेट का एरिया पता करो, A1 से लिखो, ये हो जाएगा A²। देखो होता ना स्क्वायर का A²। अब ये रिमूव पार्ट का एरिया पता करो, रिमूव्ड प्लेट, रिमूव प्लेट का एरिया अगर आप पता करो, इसे A2 से लिख लो। अब जरा ध्यान रखिएगा, एक चीज प्रिकॉशन लेना, जो प्लेट जो हिस्सा रिमूव किया जाता है उसके एरिया को तुम क्या करो, माइनस से लिखो। तो इसके एरिया को लिखोगे -a/2² यानी -a²/4। ठीक। अब तुम्हें पता है कि ये अगर ओरिजिनल प्लेट का एरिया यहां पर था सेंटर ऑफ मास, तो आप इसे x1 y1 से लिख लो।
ये जो रिमूव पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं रहा होगा, इस जगह पे बेटा ओ डैश। इसके कोऑर्डिनेट क्या है देखो बेटा, एक्स एक्सिस पे इतना, वाई एक्सिस पे इतना, यानी इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a/4 और a/4। मैं रिपीट कर दूं, a/4 a/4, क्योंकि ये a/2 है तो इसका आधा a/4 a/4। इसे आप x2 y2 लिखो, ये y2। अब तुम्हें याद है, लेट COM ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज XCM एंड YCM। अगर ये है तो therefore XCM, तुम्हें फार्मूला याद है बेटा, तुम्हें याद होगा a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। बस प्रिकॉशन ध्यान रखिएगा, a2 की वैल्यू माइनस साइन के साथ आनी चाहिए, रिमूव को माइनस, ठीक है भैया, ऐसी ये चीज ध्यान रखो। अब जरा रखो, देखो a1 है a स्क्वायर, x1 0 है, डायग्राम में देख लो, a2 है माइनस a²/4, x2 की वैल्यू देखो तो बेटा a/4 है, अपॉन ये है a² प्लस माइनस a²/4। सिंप्लीफाई करो इसे तो देखो क्या आता है, ये तो 0 हो गया, ये माइनस a²/16 आया, इनटू ये देखो a² में से a²/4 तो 3a²/4, तो बेटा ये आ जाएगा, चलो पूरे ऐसे लिख देते हैं, माइनस a³/16, ये आ जाएगा 3a²/4। 4 से बेटा 4 कैंसिल हुआ, ये और a² से a², तो कितना बचा, माइनस a/12, माइनस a/12, ये ठीक बेटा, देखो a 4 3 जा 12, तो माइनस a/12 आया, इतना, ठीक है। अब आप इतना नोट कर लो, थोड़ा स्पेस बना ले, ये XCM आया बेटा, XCM इज माइनस a/12। अब अगर हम बात करें YCM, आप आ जाओ बेटा, फार्मूला आपके सामने है, देखो YCM क्या होता है, YCM इज a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। a1 क्या है बेटा a², y1 क्या है देखो 0, ये 0, a2 क्या है माइनस a²/4, y2 क्या है, y2 इज a/4 अपॉन a² प्लस a²/4 माइनस में जो YCM की वैल्यू आई, देखो ये 0 हो गया, ये आया माइनस a²/16 अपॉन, फिर बेटा देखो ये माइनस हो जाएगा इसमें से ये, तो 3a²/4, ये a³ बोला। आप फिर सिंप्लीफाई करें, 4 ये इससे कैंसिल हुआ, माइनस a/12 फिर आया, तो YCM भी a/12 आया माइनस, ठीक। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया, अगर हमें पोजीशन ऑफ, इतना नोट कर लो बेटा, तो स्पेस ले लिया जाए थोड़ा, हो गया, ठीक। तो आप देखिएगा, अगर मैं तुमसे कहूं, इसलिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहा गया, देयरफॉर न्यू पोजीशन, यानी पोजीशन ऑफ, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, इसे हम XCM YCM से लिख रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस a/12 माइनस a/12। या अगर आप पोजीशन को लिखें तो पता RCM को लिख सकते हैं ना बेटा, XCM I कैप प्लस YCM J कैप, तो माइनस a/12 I कैप माइनस a/12 J कैप, ये RCM आ गया, ये इतना आ गया। तो आंसर ये भी हुआ, ये भी हुआ, तो डिपेंड करता है ऑप्शन या आंसर इन्होंने किस हिसाब से या कहां तक सिंप्लीफाई किया। अब जरा और देखिएगा आगे, अगर तुम कहो कि सर हम इसे लोकेट करें कि भाई ये कहां पर है सेंटर ऑफ मास, तो आप जरा समझिएगा ध्यान से, ये सेंटर ऑफ मास कहां पर जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है
देखो -a/12 एक्स एक्सिस पर, यानी ये ओरिजिन हमने लिया है, इसे आप चाहे तो एक्स एक्सिस मान ले, इसे वाई एक्सिस, अगर हमने नहीं पहले माना तो आप मान लीजिए, क्योंकि हम इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो ये ओरिजिन से देखो -a/12, यानी एक्स एक्सिस से -a/12 वाई एक्सिस पे भी, यानी ये कहीं पर यहां कहीं आएगा, यहाँ, क्योंकि एक्स एक्सिस से -a/12 वाई एक्सिस पे यहां कहीं। ये आर, ये जो आरसीएम है वो ये यहां से यहां तक निकलेगा। तो अगर आरसीएम का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो अंडरवुड आएगा, कैलकुलेशन में ये पता है ये बाहर आ जाएगा, तो a/12 बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा √2। आप इसको कैंसिल करें तो देखो a/12 को 6 × 2 कर सकते हो, √2, तो a/6 √2 आया, ये आंसर है। तो अगर आपसे कहें कि ये शिफ्टिंग कितनी हुई हो तो इतनी हुई, कोऑर्डिनेट पूछें इतने पे आ जाओ, पोजीशन पूछें इतने पे आ जाओ, ठीक है। ये तो इसमें मेन चीज तो ध्यान रखना, ये जो हम सब्ट्रैक्ट करते थे a1 x1 प्लस a2 x2, a2 को माइनस में लिया जाता था,